हेलो स्टूडेंट्स, वीकेजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन सीरीज सेकंड देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग जहां छोटे से के आगे देखने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में छोड़े थे कि होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन 2015 में पूछा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, डिफिनेशन और वही डायमेंशन, मतलब स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, देखिए इसमें आपका क्या होता है कि देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला है एलएचएस का, वो आपका आरएचएस के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होगा। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की जो आपका एलएचएस का डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपका आरएचएस के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होगा, या इसको हिंदी में हम लोग समरूपता भी बोलते हैं। तो जो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समरूपता के नियम, तो इट स्टेट दैट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, मतलब जो आपका ईच मान लीजिए ये आप ऑप्शन में ले रहे हैं, तो ऑप्शन में अगर लीजिएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, तो एस आपका एक टर्म हो गया, यू टू सेकेंड टर्म और हाफ ए टी आपका थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, तो एस आपका इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, यू टी का डायमेंशन और ये इसका जो आपका होगा वो कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब एच एस एल एच एस बराबर आर एच एस आपका होना चाहिए। ईच एंड एवरी टर्म, मतलब जितना टर्म, तीनों टर्म है ना, ये तीनों टर्म आपका इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला है वो किसी भी इक्वेशन का, डायमेंशन इक्वेशन का ये क्या होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला का हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब एस बराबर यू टी बराबर हाफ ए टी होना चाहिए। ये आपका होमोजेनिटी के नियम बोलता है। चलिए इसका प्रूफ करके देखते हैं। तो प्रूफ देखिए, एस मतलब आपका क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब एल वन हो जाएगा और एम जीरो और टी जीरो हो जाएगा। यूटी आपका क्या है, तो यू मतलब आपका हो गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है आपका, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस में एल और बाय टाइम। तो एल बाय टाइम मतलब क्या हो जाएगा आपका, एल बाय टाइम तो टी ऊपर जाएगा, तो टी ऊपर जाएगा तो एल का इन्वर्स ऊपर आ जाएगा। और ये आपका किस ए यू और टी से मल्टीप्लाई है, तो टी एक पॉजिटिव, टी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल टी इनवर्स और टी पॉजिटिव, तो टी पॉजिटिव और टी नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो टी जीरो हो जाएगा। तो एल आपका बच जाएगा और टी जीरो और एम जीरो, ये आपका हो गया इसका। तो एम का जीरो, एल का जीरो और टी का जीरो, यू टी का हो गया। उधर हाफ ए टी, तो हाफ का आप क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन लेस होता है ये। इस डायमेंशन फॉर्मूला में आपका जो नंबर होता है न्यूमेरिकल वगैरह, उस डायमेंशन लेस होता है। उसको देखिए हाफ ए टी, ए मतलब वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी बाय टाइम होता है, तो टाइम होता है। तो वेलोसिटी आपका हो गया एल टी का इनवर्स बाय टी, ये आपका वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इनटू टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये टी को अगर नीचे का टी को आप ऊपर ले जाएगा, तो टी इनवर्स इंटू टी इनवर्स, दो टी ऊपर चल जाएगा। ये आपका टी इनवर्स, टी का इनवर्स टू इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का आपका एल टी का माइनस टू। ठीक है, और इसको किससे आप मल्टीप्लाई कर दिए, टी प्लस टू से। तो टी प्लस टू कीजिएगा तो टी जीरो हो जाएगा और एल खाली आपका बच जाएगा। तो आपका हाफ ए टी का क्या हो जाएगा, एम जीरो एल वन और टी जीरो। ये आपका एस का हो गया, यू टी का हो गया, ये हाफ ए टी का हो गया। ठीक है, अरे एम एल वन टी जीरो है और एम एल वन टी जीरो दोनों सेम है, तो एक एक दो हो गया, तो टू एम एल टी वन एल जीरो एल एम जीरो एल वन और टी जीरो टू हो गया, मतलब दो टाइम्स। एक ही दोनों सेम ही है ना, तो दो टाइम्स, और टू का क्या है आपका डायमेंशन लेस है, तो टू हट जाएगा डायरेक्ट। तो देखिए एम एल ये दोनों आपका इक्वल हो गया, यही आपका बोल रहा था। यहाँ भी देखिए इसका इसका और इसका तीनों आपका क्या है, सेम। ईच एंड एवरी टर्म आइदर साइड इक्वेशन मस्ट बी सेम। हो गया, यही आपका प्रिंसिपल डायमेंशन होमोजेनिटी कहता है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या बोलता है, तो नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
एप्लीकेशन इसका कहाँ-कहाँ यूज़ हम लोग करते हैं, इसका। इसका यूज़ हम लोग कहाँ-कहाँ पे करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ हम लोग कहाँ-कहाँ करते हैं, या डायमेंशन इक्वेशन का यूज़ कहाँ करते हैं, तो करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, कोई फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करने के लिए, टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी टू सिस्टम टू अनदर सिस्टम, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी सिस्टम को अनदर फिजिकल क्वांटिटी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सीजीएस के, एमकेएस में, एमकेएस के एफपीएस में, इसमें चेंज करने में इसका यूज़ करते हैं। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, मतलब वेरियस फिजिकल क्वांटिटी की रिलेशनशिप डिराइव करने में भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। चलिए, अब देखिए आगे आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है हम लोग को, तो डिफाइन द टर्म एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का टर्म हम लोग को क्या करना है, डिफाइन करना है। एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है। तो ये इसके दो टाइप से क्वेश्चन देखिए, 2015 में पूछा है, 2019 में पूछा है। 2015 में आपका पूछा है कि देखिए, ये दो टाइम्स आपका से क्वेश्चन ये पूछ चुका है आपसे, कब कब पूछा है। हम्म, चलिए देखिए, दो टाइम्स कब कब पूछा है ये, 2015 में पूछ लिया है कि डिफाइन कीजिए या दोनों के बीच में डिफरेंस कीजिए। डिफाइन याद कीजिए चाहे डिफरेंस याद कीजिए, एक ही टाइप का होगा दोनों, तो लिख ही लीजिएगा आप लोग। एक बात याद रखिएगा, देखिए आप, जो आपका सपना है ना, अगर उसको आप सफल बनाना चाहते हैं, जो आप सपना देखते हैं कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, तो मान लीजिए आप 10 क्लास में बहुत मेहनत करते होंगे, हद से ज़्यादा मरने जी मेहनत करते होंगे, कहते हैं डिप्लोमा में आ गए हैं, अब तो उतना मेहनत हमसे होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? वो आप आलस करने लगे हैं, आप बदल चुके हैं। आप खुद को वही लाइए जो पहले थे, फिर से गर्व से आप बोल सकें कि हम जो थे वो हैं, क्योंकि अपने सपनों सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। इसलिए दूसरा बोलना छोड़ दीजिए कि हम ये थे, वो थे, ये थे। अभी क्या है, हमको उससे आपको मतलब है। अभी आप बेटर हैं तो बेटर हैं, बेकार हैं तो बेकार हैं। पहले कैसे थे, आई डोंट केयर। तो जो आपका सपना है उसको बेहतर बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। तो पढ़िए, उठिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। तो देखिए, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का देखते हैं आप। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, इसको हटाने दीजिए थोड़ा सा, खत्म। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में होता क्या है, एक्यूरेसी होता है क्या और प्रिसीजन होता क्या है, ये देखते हैं। तो एक्यूरेसी क्या होता है, तो एक्यूरेसी कि मान लीजिए को आप कैरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब कि मान लीजिए ये आपका, किधर गए तुम, क्या हिल रहा है, इसे रुकना बोलो, हाँ रुक गया। मान लीजिए ये आपका कोई होल का साइज है, मतलब आपका कैसे कह सकते हैं हम, मान लीजिए आप होल और शाफ्ट बना रहे, होल शाफ्ट मतलब नट बोल्ट बना रहे हैं। तो आपका जो बोल्ट है, नट, ये गोल आपका नट हो गया। तो नट का साइज आपका जो होना चाहिए, वो ये हम इतना दे दें कि इतना डायमीटर का होना चाहिए। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर डायमीटर है और 0 है, ठीक है? तो क्या होना चाहिए कि एक एग्जैक्ट वैल्यू हम ले लिए, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मान लीजिए कि हम बोले कि 5 सेंटीमीटर तक रहेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो मेरा बेटर बना, मतलब कि वो बेटर है। जैसे कि मान लीजिए एक डायम एग्जा हाँ, इससे समझाते हैं, इससे बेटर आपको समझ में आएगा। हुँ। अब देखिए, मान लीजिए आपका कोई होल का साइज़ है, ये एक होल का साइज़, ठीक है? तो एक्यूरेसी प्रिसिज़न को समझते हैं। तो एक्यूरेसी में क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका कोई होल का ये मतलब ये इसके बीच में, मतलब ये एग्ज़ैक्ट साइज़ हम ले लिए, नीचे वाला जो नीचे का लिए उसको क्या लिए, एग्ज़ैक्ट साइज़। एग्ज़ैक्ट साइज़ होता क्या है? एग्ज़ैक्ट साइज़ मतलब वह साइज़ जो जो कि आपको चाहिए, ठीक है? एग्ज़ैक्ट साइज़, और एक बाहर का लेयर हम बना दिए, ठीक है? तो अगर मान लीजिए एग्ज़ैक्ट साइड है, तो एकदम उसी के आस-पास है, मतलब कि कितना क्लोज़ है। एग्ज़ैक्ट साइज़ जो आपको चाहिए, मतलब 4 सेंटीमीटर चाहिए, तो एग्ज़ैक्ट साइज़ से कितना क्लोज़ है, 4.1, 4.2 कितना क्लोज़ है, उसी का आप एक्यूरेसी कहेंगे, ठीक है? और प्रिसिज़न क्या कहेंगे कि वो मतलब कि वो को भी, मतलब किस मान लीजिए रिपीटेड वैल्यू, मान लीजिए एग्ज़ैक्ट साइड यहाँ पे मान लीजिए एक्यूरेट कब होगा, जो कितना ज़्यादा क्लोज़ एग्ज़ैक्ट वैल्यू को कितना ज़्यादा वो क्लोज़्ड है। बट
प्रिसीजन कब होगा? मान लीजिए बहुत सारा हम शाफ्ट लेके आए, बहुत सारा कुछ सामान लाए, उसका वैल्यू एक की जगह, मतलब हमको चाहिए था 4 सेंटीमीटर का, सब 5 5 5 5 सभी 5 है, तो प्रिसाइज होगा, मतलब एक जगह रिपीट कर रहा है, चाहे वो 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, चाहे 8 हो, कुछ भी हो, डज़न्ट मैटर, मतलब एक्यूरेट हो चाहे एक्यूरेट ना हो, वो क्या कहलाएगा? प्रिसाइज़। प्रिसाइज़ मतलब क्या हो? रिपीट, मतलब जितना है सब रिपीट कर रहा है, अपना वैल्यू रिपीट कर रहा है। और एक्यूरेट क्या हो कि जो आपको एग्ज़ैक्ट वैल्यू चाहिए उससे कितना वो क्लोज़ है, ये आपका एग्ज़ैक्ट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है? देखिए, इसको समझते हैं थोड़ा-सा। देखिए, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी आपका क्या होता है? द इट इज़ डिफाइंड एज़ द क्लोज़ेसनेस टू द एग्ज़ैक्ट वैल्यू, जो आपका एग्ज़ैक्ट वैल्यू से कितना ये क्लोज़ है। और ये प्रिसाइज़ अब क्या है? रिपीटेड वैल्यू। तो रिपीट कर रहा है एक ही जगह पे बार-बार 5, 5, 5, 5, और क्लोज़ेस अब मान लो आपको 4 चाहिए, तो 4 चाहिए तो वो कोई 4.1 है, तो एक्यूरेट है, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट है 4.2 से कंपेयर में। लेकिन प्रिसाइज़ का मतलब क्या है कि कितना हो, 4 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, डज़न्ट मैटर। वो क्या होगा आपका प्रिसाइज़, मतलब 5, 5, 5, 5 अपना वैल्यू रिपीट कर रहा है बार-बार। सब बार-बार 5, 5, 5, 5 एक ही जगह आ रहा है, तो क्या कहलाएगा आपका? वो प्रिसाइज़ कहलाएगा। अब देखिए एक्यूरेसी में क्या होता है? एक्यूरेसी इज़ विथ ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब कहने का अर्थ क्या है कि एक्यूरेसी कैसे निकलता है? तो ट्रू वैल्यू मतलब कि वो कितना क्लोज़ है, मतलब एक ही ज़्यादा थोड़ी ना, मतलब कि एक एक ही सिंगल ही ना ले रहे हैं। ऐसे प्रिसाइज़ में क्या होता है, ये मीन वैल्यू मतलब कि बहुत सारा एक साथ ले लिए। बहुत सारा एक साथ करेगा तब ना रिपीट करेगा, तो मीन वैल्यू। टू अचीव द एक्यूरेसी इज़ वेरी डिफिकल्ट, मतलब एक्यूरेसी अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट कैसे होता है? मान लो हमको 4 चाहिए तो 4.1, 4 मतलब 4 के करीब बनाने में थोड़ा थोड़ा आगे पीछे बन ही जाएगा। तो एक्यूरेसी अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन जो प्रिसाइज़ होता है वो थोड़ा ईज़ी होता है। क्यों? क्योंकि रैंडम मतलब 100 गो साँप बना, तो कुछ खराबे बनेगा, मान लो खराबे बन गया, तो खराबे में तो कुछ का साइज़ एक जैसा होगा या अच्छे बना, तो कुछ का साइज़ एक जैसा होगा, बहुत सारा का मतलब ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप में ये ग्रुप में रह जाएगा, प्रिसाइज़ ग्रुप में हो सकता है, तो ग्रुप में होता ही है, तो ग्रुप में है तो ईज़ी हो जाएगा फाइंड करना। उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद देखिए, देखिए जो आपका अ, टू अचीव एक्यूरेसी, एक्यूरेसी आपको जो अचीव करना है, वो आप एक्यूरेसी अचीव करना आपका एक्सपेंसिव है, महँगा होता है। इसमें आपका महँगा नहीं होता उतना। उसके बाद इट टेक मोर टाइम, मतलब एक्यूरेसी आपको मतलब किसी चीज़ को एक्यूरेट करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इट टेक लेस टाइम। इट मे नॉट बी इन सी इन ग्रुप ऑफ डाटा, मतलब एक्यूरेसी मतलब 4.1 हो गया तो आपका हो जाएगा एक्यूरेसी। 4. बहुत सारा भी हो गया, तो आपका एक्यूरेसी हो जाएगा। लेकिन जो प्रिसाइज़ होगा वो हमेशा रिपीट करेगा एक ही जगह, तब ना, तो वो क्या होगा आपका? वो आपका ग्रुप में होगा। एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या पूछेगा? व्हाट इज एरर? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एरर एंड द टाइप्स ऑफ स्टेबिनेशन ऑफ एरर। ये 2019 में आप लोग से पूछ चुका है। तो एरर देखते हैं अब, और टाइप्स ऑफ एरर देखते हैं। एरर क्या होता है? देखिए एरर, एरर, तो एरर इज अ डिफरेंट बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। आप बोलिए सर ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए ट्रू वैल्यू में जो आपको साइज़ चाहिए, मान लो आपको 5 सेंटीमीटर का कोई साइज़ चाहिए, तो 5 आपका क्या होगा? ट्रू वैल्यू। और मेजर वैल्यू आपका क्या हो गया? मेजर मतलब उस किसी चीज़ को आप बनाए, किसी चीज़ को बनाए तो उसको मेजर किए, तो वो आपका मेजर वैल्यू हो गया। तो जो आपको चाहिए और जो बनाए उसको मेजर कहेंगे। तो जो आपका मेजर वैल्यू है, उसमें से आप ट्रू वैल्यू को घटा दिए, तो आपका क्या कहला जाएगा? एरर। जो आप बनाए उसमें से जितना आपको चाहिए था उसको घटा दिए, कि एरर मतलब आपको चाहिए था आपका 5 सेंटीमीटर, बन गया 5.1, तो 5.1 में से 5 घट गया। ये आपको 5 चाहिए, 4.9 बन गया, तो -1 हो जाएगा एरर। अब देखिए, मान लीजिए मीन वैल्यू है, एमवी मतलब मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू हम इतना ले लिए, एरर इसमें से इसको घटा दिए, मीन वैल्यू में से ट्रू वैल्यू घटा दी, मेजर वैल्यू में से ट्रू वैल्यू, सॉरी, मेजर वैल्यू में से ट्रू वैल्यू घटा दी, तो ये आपका क्या कहला जाएगा? एरर। ठीक है? अब आगे देखते हैं। अब देखिए, इफ द एरर इज पॉजिटिव मीन,
जब पॉजिटिव रहेगा तो डायमेंशन इज लार्गर देन द एक्चुअल वैल्यू, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जो आपको चाहिए था, डायमेंशन जो आप बनाए हैं उसका जो डायमेंशन है, मतलब जो आपको बना है वो क्या होगा, बड़ा होगा। मान लीजिए आपको 4 चाहिए था, बन गया 4.1, तभी ना पॉजिटिव एरर आएगा। और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में क्या होगा आपका कि जो आपको चाहिए था वो छोटा बन गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ एरर देखते हैं। टाइप्स ऑफ एरर में क्या देखिए, सिस्टमैटिक एरर होता है, रैंडम एरर, ग्रोस एरर एंड एक्सीडेंट रियल एरर। 4 टाइप्स का एरर होता है आपका, ठीक है? अब चारों टाइप का एरर के बारे में अब देखते हैं कि सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, ग्रॉस एरर, रैंडम एरर क्या होता है। तो देखिए सिस्टमैटिक एरर, सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर को देखते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, दिस एरर ड्यू टू द डिफाइन डिफरेंट कॉज, मतलब सिस्टमैटिक एरर किसके कारण होता है, डिफरेंट कॉज, मतलब इसका कारण कुछ होगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपका इंस्ट्रूमेंटल, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मेजर कर रहे हैं, उस छोटा बड़ा हो गया, वही खराब है। तो कोई तो कारण है ना, या आपको मेजर ही नहीं करना आता है, या कुछ टेम्परेचर, मान लीजिए कि आप ऐसा कुछ बनाए हैं जिसके टेम्परेचर के कारण उसका साइज लेंथ बढ़ जाता है, तो उस एक्सटर्नल कॉज के कारण भी हो सकता है। जो कि कोई डिफरेंट कॉज के कारण उसे क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक के लिए इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों कंट्रोल कर सकते हैं कि मान ली आपका पर्सनल एरियर हो तो आप सीख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल तो इंस्ट्रूमेंट आप बेटर क्वालिटी का ला सकते हैं। अगर हीट के कारण होगा तो उसका कुछ उपाय कर सकते हैं, दूसरा मटेरियल बना सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्लासिफाई एज फ्लॉड। कैसे क्लासिफाई है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर होता है। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर क्या होता है कि जो आपके पर्सनल कारण होता है, एरर ड्यू टू इम्प्रेशन। और एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, एक्सटर्नल कॉजेज मतलब बाहरी कॉजेज के कारण जो आपका होता है। देखिए अब इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में जानते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, तो द एरर द एरर ड्यू टू द सम डिफेक्टिव एग्नाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका कुछ डिफेक्ट के कारण जो होता है वो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर कहता है। जैसे कि देखिए जीरो एरर, लीस्ट काउंट एरर और कांस्टेंट एरर। जीरो काउंट एरर में जीरो एरर आप निकालते हैं, लीस्ट काउंट निकालते हैं ना, तो ये किसका, इंस्ट्रूमेंट के कारण है। मान लीजिए वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, स्क्रू का लीस्ट काउंट क्या, तो क्या होगा आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट के कारण होता है। और ये किसके अंदर आता है, सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है। अब चलिए अब इसके आगे देखते हैं, पर्सनल एरर। चलिए पर्सनल एरर क्या होता है, तो एरर ड्यू टू पर्सनल पर्टिकुलर ऑफ द एक्सपेरिमेंट नोन एज पर्सनल एरर। मतलब पर्सनल एरर क्या होता है, जो आपके पर्सनल कारण से होता है उसे क्या कहेंगे, पर्सनल एरर। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज का मतलब क्या है, का अर्थ क्या है कि मान लीजिए कि कंडीशन में कुछ चेंज हो गया, मान लीजिए एक्सटर्नल कंडीशन जैसे टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज हो गया, तो उसके कारण जो आपका एरर होगा उसे क्या कहेंगे, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, एयर ड्यू टू इम्प्रेशन। एयर ड्यू टू इम्प्रेशन क्या होता है, तो सम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मीनिंग मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी आर नॉट परफेक्ट। मतलब कि इम्प्रेशन में कहने का अर्थ है ना कि कुछ मान लो आपका मेजरमेंट करने के लिए जो आप ले रहे हैं वो परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट नहीं होता, मान लीजिए आप जो स्केल यूज करते हैं, जैसे बॉक्स वाला ये स्केल बहुत शौक से होता है ना कि बहुत हम एक्यूरेट साइज का कोई भी एंगल वगैरह बनाते हैं, या 5 सेंटीमीटर मेजर करे एक्यूरेट का बहुत घमंड होता था ना आप लोग को, ये जानिए उसमें भी आप इरर करते थे। कैसे इरर करते थे, तो मान लीजिए कुछ एकदम छोटा चीज नापना है, तो क्या उससे नाप सकिएगा, नहीं, या फिर भी उसी से नापिएगा। तो इरर जो आपका मतलब कुछ परफेक्ट नहीं होता मेजर करने के लिए, एकदम मान लीजिए किसी चीज को मतलब भरने के लिए पर जो मेजर किया जाता है उसको आप अपना बाल को मेजर कीजिएगा स्केल से, तो क्या पॉसिबल है, नहीं ना। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट आप लोग यूज नहीं करते हैं, तो उसके कारण एरर ये होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है, तो रैंडम एरर देखिए दिस एरर ड्यू टू द अननोन कॉज, मतलब कि जो देखिए सिस्टमेटिक एरर जो कॉज के कारण होता है, अननोन कॉज मतलब कि आपके गलती के कारण नहीं हो रहा है, अननोन कॉज मतलब जैसे कि जैसे मान लीजिए इन एन एक्सपेरिमेंट इवन द सम पर्सन रिपोर्ट एन ऑब्जर्वेशन में गेट डिफरेंट रीडिंग एवरी टाइम। मान लीजिए कि ये
सम नहीं, सेम, एस से एम ही यहाँ कर लीजिएगा, सेम पर्सन। सेम पर्सन का कहने का अर्थ है कि इसमें क्या होता है, रैंडम इरर तो आपका अननोन कॉज के कारण होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप ही हैं, किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, आपके वो हाथ का चौड़ाई कितना है, ये मेज़र कर रहे हैं। तो मेज़र कर रहे हैं तो आपको भी दिख रहा है, अरे! इतना हो रहा है, 2 सेंटीमीटर, 2.1, कभी 2.3, मतलब आपके कारण हर एक बार कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, रैंडम एरर। मतलब कोई मिस्टेक है ना, तो हर एक बार अलग-अलग, चारों मेज़र किए, चारों बार अलग आया। तो क्या करेंगे, चारों को जोड़ देंगे, 4 बार मेज़र किए तो चारों को जोड़ देंगे, बटा 4 कर देंगे, 5 बार किए तो 5 को जोड़ देंगे और बटा 5 कर देंगे। तो ये रैंडम एरर का फ़ॉर्मूला होता है इस टाइप का। एरर अननोन कॉज़ के कारण होता है, और जो कि आप कोई सेम व्यक्ति जो करता है, कोई अपना ऑब्ज़र्वेशन को रिपीट करता है तो डिफरेंट रीडिंग आता है, तो इसी को कहते हैं रैंडम एरर। अब देखिए, ग्रॉस एरर देखते हैं। ग्रॉस एरर क्या होता है? तो ग्रॉस एरर होता है, ग्रॉस एरर occurs because of the human reading making mistake। मतलब ह्यूमन रीडिंग में, देखिए मान लीजिए कि ये क्यों होता है ग्रोस एरर, तो ये ग्रोस एरर आप लोगों को होता है क्योंकि ह्यूमन रीडिंग मेकिंग मिस्टेक, मतलब कि जो आप रीडिंग कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसमें आप प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर रहे हैं सही से। जो आपको जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करना चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर रहे हैं, तो ग्रोस एरर हो जाएगा। उसके बाद देखिए डट एरर देखते हैं। डट एरर अपने नाम को खुद बता रहा है कि हम डटी हैं, डटी हैं। डट डट एरर मतलब कि डट एरर उस तरह आपको कुछ होगा। देखिए डट एरर क्या होता है, डट पार्टिकल कैन इंटर इन द इंस्पेक्शन रूम थ्रू ड्रॉर विंडो इट इज। मान लीजिए कि आप उसको मेजर कर रहे हैं, बहुत छोटा चीज को मेजर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो आप इंस्पेक्शन रूम में जहाँ मेजर कर रहे हैं उसमें बहुत सा गंदगी, डर पटा, छोटे छोटे पार्टिकल विंडो से, डोर से इंटर कर जाता है। उसको उसके बाद क्या कहता है, दिस पार्टिकल कैन क्रिएट अ स्मॉल चेंज और एरर ऑफ द सम टाइम ऑफ मेजरमेंट। वो आपका इंस्ट्रूमेंट में चल गया, तो जितना वो जगह लेगा वो एरर तो होगा ना। तो जो आपका ये स्मॉल चेंज जो करेगा उसी को क्या कहेंगे इसको, या जो उसके कारण एरर हो उसके कारण क्या कहेंगे, डट एरर। डट एरर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। डट एरर के बाद आपको सपोर्ट एरर देखते हैं। सपोर्ट एरर क्या होता है, देखिए सपोर्ट एरर, इन केस ऑफ लॉन्ग बार at the time of support when mm, bending acquire or the effect measure is called। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए कोई भी आप लॉन्ग बार, बार कहने का अर्थ है क्या, मान लीजिए इस टाइप का बार रहता है, बार कहने का अर्थ इस टाइप, ऐसे ऐसे, छड़, छड़ बोल सकते हैं बार है। अब इसको दो तरफ तरफ से आप सपोर्ट दे दिए, एक यहाँ सपोर्ट दे दिए ऐसे करके, एक यहाँ सपोर्ट कर दिए, ठीक है। लेकिन बीच में आप ये में भी बीच में कुछ बेंड हो गया, ऐसे हो गया, बेंड हो गया, मतलब वो थोड़ा मोड़ा, थोड़ा बहुत, और इसका लंबाई हम लेंथ मेजर की, तो थोड़ी ना ये बेंड किया उसको मेजर करेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ फीता रखिएगा, एक यहाँ रखिएगा, कितना होगा वो मेजर कर दीजिएगा। तो ये जो एरर सपोर्ट के कारण हो रहा है, बेंडिंग कारण हो रहा है, मतलब सही से अगर सपोर्ट देते तो एरर नहीं ना होता, तो सपोर्ट, ये इस प्रकार की एरर को क्या कहेंगे, सपोर्टिंग एरर। और देखिए नेक्स्ट टाइप के देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एरर। इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट, मतलब जो आपका एब्सोल्यूट इस डिटर्मिनेशन ऑफ एरर में 3 आते हैं, तो तीनों के बारे में जानते हैं आप। तो एब्सोल्यूट, पहला एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटम, फिजिकल क्वांटम एब्सोल्यूट मेजरमेंट वो क्या होता है, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंट बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू। जो आपका ट्रू वैल्यू है, मतलब जो आपको चाहिए ट्रू वैल्यू, और मेजर वैल्यू के बीच में डिफरेंस निकालेगा, वो क्या निकलेगा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट एरर आपको कैसे निकलता है, कि आप मेजर करते हैं कि ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू को, मतलब डिफरेंस कीजिएगा। जैसे मान लीजिए, हाँ, हम्म, इसी इक्वेशन, इससे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है बनाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अर्थमेटिक मीन अगर निकालिएगा तो सबको जितना बार वो निकाला उसको ऐड कर दीजिएगा, बटा जितना बार वो किया है उसको
बटा कर दीजिएगा, मतलब 5 बार तो एक अलग 5 बार टाइम्स किया तो 5 को जोड़ दीजिएगा, बटा 5, 4 तो 4 को जोड़ दीजिएगा, उसके बाद बटा 4। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू, सॉरी, हाँ, मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अगर आप लोग कीजिएगा, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू मेजर इसमें किए हैं हम लोग। तो मान लीजिए आप मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबको ऐड कर दीजिए, बटा जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी रहेगा वो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या देख रहे हैं, तो अब मीन एब्सोल्यूट एरर देखते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है हम लोग का? तो इट इज द अरिथमेटिक मीन of the magnitude of the absolute error in all the measurement of the quantity। मान लीजिए कि जो आप पहले एब्सोल्यूट एरर आप लोग देख लिए, एब्सोल्यूट एरर आपका क्या होता है? देखिए, एब्सोल्यूट एरर में आप क्या देखे? एब्सोल्यूट एरर में आप लोग देखे कि मान लीजिए कि आपका जो ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट एरर। लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर किससे कहेंगे? तो मीन एब्सोल्यूट एरर किससे कहेंगे? तो मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा हम लोग का सबको एवरेज एब्सोल्यूट एरर, इसको एवरेज एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। तो वही जो आपको पहले अभी बताया, जस्ट बताया, कि सबको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद बटा एन कर देंगे। अब मान लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव आता है, इसलिए इसमें मोड लगा देंगे। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आगे देखते हैं। आगे क्या होता है? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। 4 टाइप का एरर इसमें हम स्टेब्लिश में आपको बता दिए हैं। तो रिलेटिव एरर में क्या होता है? रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर आपका मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का बाय, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो को ही कहते हैं हम लोग को रेशियो एरर या फ्रैक्शनल एरर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा ए बाय ए एम। इस टाइप का हम लोग आर इक्वल टू डिनोट करते हैं। अब देखिए, परसेंटेज एरर देखते हैं। तो परसेंटेज एरर क्या होता है? तो परसेंटेज एरर व्हेन रिलेटिव एरर कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ परसेंट। जो रिलेटिव एरर आप लोग निकाल दिए, रिलेटिव एरर कैसे निकाले? तो देखिए, यहाँ रिलेटिव एरर मीन एब्सोल्यूट एरर बटा ट्रू वैल्यू की, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसमें क्या कीजिएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? परसेंटेज एरर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? परसेंटेज एरर। तो उम्मीद है आप लोगों को परसेंटेज एरर भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। परसेंटेज एरर इसको कहेंगे। ओके, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, आगे देखते हैं। परसेंटेज एरर के बाद आप लोग को क्या पढ़ना है? देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, और राइट द रूल्स ऑफ आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ये लिखना है, और इसका आइडेंटिफाई करना है सिग्निफिकेंट फिगर का, कि क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर और इसका रूल क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। चलिए, ये भी चैप्टर अभी आप ये वीडियो लास्ट क्वेश्चन ये है हम लोग का, कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इसका आइडेंटिफाई करना क्या होता है। अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, और फ्रेंड लोग को शेयर कीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो ही ना हम वीडियो बनाएंगे, तो जल्दी से शेयर करना ना भूलें। और एक बात और, आप लोग जो फिजिक्स में जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है उसको कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमको पता चले कि आप किसको किस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, इसके बाद देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? हम्म Significant figure is the major value of a physical quantity, tell the number of a digit in which we have confidence। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, कि मान लीजिए एक मेजर वैल्यू होता है, जो मान लीजिए किसी चीज को मेजर किए, पृथ्वी का रेडियस कितना है,
वजन कितना है, कुछ में तो किस पृथ्वी हो, चाहे छोटा सा चीज हो चाहे बड़ा सा चीज है, उसको क्या किया हम लोग मेजर किए, तो मेजर किए, तो मेजर करने में क्या होता है कि अब बोले 2 kg, लेकिन हो सकता है 2.1, 2.1 बोल दिए तो 2.13। तो ये सिग्निफिकेंट आपको क्या बताता है कि सिग्निफिकेंट फिगर ऐसा बताता है कि जो चीज आप बोल दी कि 2.1, तो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि 2.1 है, तो मतलब 2.2 कोई लिख नहीं सकता है। या 2.2 बोल दिए तो 2.21 कोई नहीं बोल सकता है, या 2.19 नहीं बोल सकते, जो आप बोल दिए सो बोल दिए। सिग्निफिकेंट फिगर आपको क्या देता है, कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, अब देखिए एक और बात, इस सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है कि देखिए लार्ज देन सिग्निफिकेंट फिगर ऑप्टेन ग्रेटर इट इज द एक्यूरेसी, मतलब आपका जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट मतलब 2.1456 जितना लंबा रहेगा वो क्या रहेगा, वो आपका उतना ज्यादा एक्यूरेसी रहेगा। और सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर रिप्रेजेंटेड द एक्यूरेसी, और उसके जो रिप्रेजेंट करे वो एक्यूरेसी के साथ करेगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आल्सो डिपेंड अपॉन द लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो आपका मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसका लिस्ट काउंट के ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। सिग्निफिकेंट फिगर जो लिस्ट काउंट कितना है उस पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। चलिए अब देखते हैं रूल, क्या क्या इसका रूल है। चलिए रूल देखते हैं। देखिए 4.5 है, मतलब 4.5 है, 4.5 ठीक है, तो इसको जो दशमलव को इधर रहता है, डेसिमल के इधर रहता है उसको सर्टेन बोलते हैं, और जो वो साइड रहता है उसको क्या बोलते हैं, अनसर्टेन। ठीक है, इसको अनसर्टेन इधर सर्टेन। ठीक है, अब देखिए पहला रूल, नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो ऑलवेज काउंटर। नॉन जीरो कहने का 1 2 3 4 5 है, तो इसमें जीरो तो नहीं है, नॉन जीरो में जीरो नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, काउंट करते 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। उस तरह टेलिंग जीरो, टेलिंग जीरो कहने का था लगातार जीरो रहेगा, वो क्या कहेंगे उसको, नेवर काउंटेड। मतलब देखिए 1000 है तो जीरो लगातार है, इसको काउंट नहीं करेंगे, आगे वाला को काउंट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 1 सिग्निफिकेंट फिगर। उस तरह आगे देखते हैं, तो देखिए जीरो इन बिटवीन, मतलब जीरो इन बिटवीन, जीरो इन बिटवीन कहने का अर्थ है क्या, बीच में आपका जीरो रहेगा, तो बीच में जीरो कहाँ से, मान लो 1001 है, 1000, देखिए इस ऑलवेज काउंट में बीच में आपका जीरो रहेगा, वो क्या कहे किया जाएगा, आपका हमेशा काउंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1001 है, तो इसमें बीच में आपका जीरो है तो 20, इसको आप क्या कीजिए, काउंट कीजिए, लेकिन लास्ट वाला वन हटा देंगे तो उसको जीरो को काउंट नहीं करेंगे, इस टाइप का रहेगा। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग क्या किए हैं, ऊपर वाला में 4 काउंट किए हैं, लेकिन नीचे वाला में 5 ही काउंट किए, दो लास्ट वाला को छोड़ दे, क्यों, ये लास्ट वाला जो आपका रहता है उसको हम लोग टेलिंग जीरो, मतलब लास्ट वाला जीरो को आप लोग काउंट नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए लीडिंग जीरो नेवर काउंटेड इफ द नंबर ग्रेटर देन 1, अगर आपका नंबर 1 से बड़ा है, मतलब छोटा, सॉरी छोटा है, अगर नंबर से छोटा है, तो जो आपका जीरो है, लीडिंग जीरो मतलब कि दशमलव को स्टार्टिंग में जो लीड कर रहा है जीरो, उसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए देखिए इस टाइप का, एक से छोटा है, तो देखिए 0.01 है, तो ये स्टार्टिंग है जो जीरो का हम लोग काउंट नहीं करेंगे। लेकिन देखिए ये इसमें क्या है आपका, स्टार्टिंग जो जीरो नहीं करेंगे, लेकिन बीच वाला करना पड़ेगा। देखिए किए ना 5, उसी तरह देखिए आगे देखते हैं। टेलिंग जीरो काउंटेड इफ आफ्टर डेसिमल, मतलब टेलिंग जीरो मतलब डेसिमल के बाद रहेगा तो उसको क्या करेंगे, काउंटेड में। देखिए टेलिंग जीरो अगर डेसिमल उसमें नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में था 1000 इस तरह, तो उसको काउंट नहीं कर रहे थे, लेकिन जीरो दशमलव बाद रहेगा तो उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। देखिए 1000 है, इसको काउंट, एक डेसिमल, टेलिंग जीरो को नहीं काउंट किया, लेकिन एक दशमलव को बाद रहा तो उसको काउंट कर लिए, इसको काउंट कर दिए। ठीक है, इसमें देखिए इसमें 10 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 2 4 6 8, 2 4 6 10 सारा काउंट हो गया। ठीक है, इस ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसी का, all the digit in scientific measurement
विल बी सिग्निफिकेंट, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए साइंटिफिक में इस टाइप का 10 का पावर 4 माइनस 4, तो वो इस टाइप का रहेगा। तो ये जो अष्टांग ये सब आपका है हमेशा आपका क्या रहेगा, वो सिग्निफिकेंट रहेगा। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट होता है इसका। ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये आपको कुछ होमवर्क हम हर एक बार देते हैं, इस बार भी देंगे। देखिए आपको क्या करना है, स्केलर एंड वेक्टर का डिफरेंस, स्केलर और वेक्टर पढ़ लेना थोड़ा सा, किसे स्केलर कहते हैं किसे वेक्टर कहते हैं। जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा वो वेक्टर कहलाएगा। तो उस आप थोड़ा सा देख लीजिए स्केलर एंड वेक्टर। उसके बाद न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल थोड़ा सा देख लीजिएगा स्क्रूगे एंड वर्नियर कैलिपर के ऊपर। ठीक है, इधर आपको हम बता ही चुके हैं। और इसके बाद एक आपको न्यूमेरिकल बचा, न्यूमेरिकल पार्ट। तो आप लोग कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और व्यूअर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका न्यूमेरिकल पार्ट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इस क्लास का यहीं पे एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।